हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लिटरेरी हिस्ट्री बीए फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड। तो उसमें ज़्यादा नहीं है, 3 ही टॉपिक हैं जो इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है एलिजाबेथन प्रोज। प्रोज का मतलब गद्य, ऐसे वगैरह जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं जिसमें पोइट्री नहीं होती है। इसके मेन पॉइंट्स अपने देख लेते हैं। एलिजाबेथन एज इज़ द ग्लोरियस एज ऑफ इंग्लिश प्रोज। ये हर चीज़ में चल जाता है, हमें एक बार तारीफ़ तो करनी पड़ती है किसी भी एज की। प्रोज़ के लिए भी एलिजाबेथन एज जो है वो ग्लोरियस एज मानी जाती है। ग्लोरियस का मतलब शानदार एज। द प्रोज ऑफ दिस पीरियड इज़ क्लोज टू पोइट्री। खास बात यह है कि एलिजाबेथन एरा में जो प्रोज लिखा गया वो पोइट्री जैसा ही है, उसमें शायरी जैसी ही फीलिंग्स आती हैं। इट इज़ कलरफुल, ये इसकी विशेषताएँ हैं। ब्लेजिंग, रिदमिक, इनडायरेक्ट, प्रोलिक्स एंड कन्वोल्यूटेड, ये सारी विशेषताएं। इनमें से 2-4 वर्ड्स आपको अगर याद रहें तो आप लिख सकते हो इसका। इट इज़ फुल ऑफ रेनेसां स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज़्म। इसमें खास बात यह है कि रेनेसां स्पिरिट दिखाई देती है। रेनेसां स्पिरिट का मतलब पुनर्जागरण की भावना, दोबारा से इंसानी जीवन के अंदर, मानवीय जीवन में इंटरेस्ट लेने की बातें। वो धर्म कर्म वाली बातें छूट गई थी पीछे। रेनेसां स्पिरिट का मतलब ये है कि मानव के जीवन में इंटरेस्ट लेना, जो इस धरती का जीवन है उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करना, ना कि अगले जन्म को अच्छा बनाने की कोशिश करना। ह्यूमनिज़म का मतलब भी मानववाद है। मानववाद का मतलब मानव में इंटरेस्ट रखना। तो जो एलिजाबेथन का एरा का जो प्रोज है उसके अंदर ऐसी फीलिंग हमें देखने को मिलती है। राइटर्स ने अपने भाव इस तरह से व्यक्त किए कि उनमें एक नया जोश, एक नया नज़रिया है जीवन के प्रति। पुराने अंधविश्वासों को बाहर निकलने का एक नज़रिया है। लिबरलिज्म, उदारवाद भी है। रोमांटिसिज्म भी है। रोमांटिसिज्म का मतलब फुल ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना से भरपूर है। तो मेजर राइटर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एरा के, किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम राइटर्स का स्टडी करते हैं। राइटर्स और उनके कुछ मेजर वर्क्स, उनका थोड़ा सा कोई नॉलेज भी किस बारे में लिखा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आने वाली है, जो याद रखनी है आपको, वो यही है कि इसके एलिजाबेथन प्रोज के मेजर राइटर्स कौन कौन से थे। तो ये मैंने हाईलाइट किए हैं, पर्पल कलर में सारे राइटर्स मिलेंगे आपको। सबसे पहला है रिचर्ड हुकर। अब रिचर्ड हुकर का आपको एक वर्क याद रख लेना है। उसका एक ही ग्रेट वर्क है, द लॉ ऑफ एक्लिसियास्टिक पॉलिटी। ये आप एग्ज़ाम में इतना लिख दोगे ना कि रिचर्ड हुकर, और उसका वर्क है द लॉज ऑफ एक्लिसियास्टिक पॉलिटी, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके बारे में तारीफ़ आप कुछ भी कर सकते हो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रेटेस्ट वर्क्स, ये जो भी आपका दिल करे तारीफ़ करने के लिए कोई भी चीज़ लिख सकते हो। आगे इसमें लिखा, इट इज़ ए थियोलॉजिकल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव बुक। ये थियोलॉजिकल है, धर्म शास्त्र पे आधारित है। थियोलॉजिकल धर्म के ऊपर चर्चा करती है, और आर्ग्यूमेंटेटिव भी है। आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं पक्ष में और विपक्ष में। दूसरा जो मेजर राइटर है हमारे प्रोज का वो है सर फिलिप सिडनी। बहुत ही फेमस राइटर है ये। इसने पोइम्स भी बहुत सारी लिखी हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोज की। तो प्रोज में इसने ये 2 चीज़ें लिखी हैं, आर्केडिया और ए डिफेंस ऑफ पोइजी। ये अच्छे से आप याद कर लेना और लिख के जरूर आना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। तीसरा हमारा राइटर है सर वॉल्टर रैले। वॉल्टर रैले की ये 2 बुक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, डिस्कवरी ऑफ गिनी। बस यही मेजर चीज़ यही है, जब भी अपने प्रोज का स्टडी कर रहे हैं, किसी भी एज की किसी भी खास चीज़ का स्टडी कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट थिंग यही है कि हमें राइटर पता हो और उनके वर्क्स पता हो। अगला जॉन फॉक्स है, इसका बुक ऑफ मार्टिर एक बुक है जो बहुत फेमस है। हैक्ल्यूट एंड परचाज है, ये 2 राइटर्स हैं। इसमें ये इनके जो ये वर्क है परचाज हिल्स पिलग्रिमेज, ये इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद आता है टॉमस नॉर्थ। टॉमस नॉर्थ ही इज़ फेमस फॉर हिज प्लूटार्क्स लाइव्स। टॉमस नॉर्थ की एक बुक है प्लूटार्क्स लाइव्स, ये बहुत फेमस है। इसके बारे में खास बात ये कि शेक्सपियर ने प्लूटार्क्स लाइव्स से काफ़ी स्टोरीज़ को अपने प्ले में डाला है, तो वहाँ से उसने कॉपी की है या इंस्पिरेशन ली है, तो ये बुक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। शेक्सपियर टुक द कैरेक्टर्स एंड मैनी ऑफ द इंसिडेंट्स फ्रॉम 3 ग्रेट रोमन प्लेज फ्रॉम दिस बुक। तो शेक्सपियर ने 3 रोमन प्लेज लिखे हैं, उसकी जो कथा थीम है, उसकी जो मेन जो कंटेक्स्ट है वो प्लूटार्क्स लाइव से लिया गया। याद रखना आपको ये टॉमस नॉर्थ का। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट फ्रांसिस बेकन, जो मैंने लास्ट में लिया है। फ्रांसिस बेकन रिप्रेजेंटेटिव राइटर है एलिजाबेथन प्रोज का।
क्योंकि सबसे फेमस, सबसे इम्पोर्टेंट यही माना जाता है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला। फ्रांसिस बेकन का जिक्र आपको ज़रूर करना है। और फ्रांसिस बेकन फेमस है अपने एसेज के लिए, इसको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज वॉज फ्रांसिस बेकन, ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस एसे इन इंग्लिश। तो ये ग्रेटेस्ट था, इसी ने इंग्लिश में सबसे पहले एसेज को इंट्रोड्यूस किया था, यानी ये पहला व्यक्ति था जिसने इंग्लिश में एसे लिखने शुरू किए थे। बेकन वाज बोथ ए स्कॉलर एंड ए क्रिएटिव जीनियस विद ए यूनिक स्टाइल ऑफ हिज ओन। ये बात आप हर किसी राइटर के लिए लिख सकते हो। हर कोई राइटर जो होता है वो स्कॉलर होता है, जीनियस होता है, और खुद का अपना उसका एक अलग स्टाइल होता है। ही इंट्रोड्यूस्ड द इंटेलेक्चुअल इम्पर्सनल रिफ्लेक्टिव एसेज। तो उसने एसेज लिखे। अब ये एसेज की खासियत है क्या, इंटेलेक्चुअल है उसके एसे, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है, इम्पर्सनल है, यानी इस स्टाइल से लिखे हैं कि उसकी पर्सनल चॉइस हमें नहीं दिखती है, इम्पर्सनल वे से लिखे गए हैं, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। और रिफ्लेक्टिव है, चिंतन करने पर मजबूर करते हैं। चिंता अलग चीज़ है, चिंतन करने को मजबूर, यानी हमें उस टॉपिक पर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं। द एसेज आर फेमस फॉर ब्रेविटी। हाँ, ये बहुत ही खास बात है उसके एसेज की कि उसके ऐसे ब्रेविटी के लिए फेमस है, संक्षिप्तता के लिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस में उसने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। कंसाइजनेस और टर्सनेस, तीनों को मतलब आप एक ही ले सकते हो। संक्षिप्तता, सारगर्भिता, गागर में सागर भरने की क्वालिटी, इन तीनों वर्ड से यही मतलब निकलता है। दे आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम। और दूसरी उनकी खास बात एक और ये है कि उसमें वर्ल्डली विजडम है, दुनियादारी की समझ है उसके अंदर। दुनिया में रहने के लिए जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उससे परिपूर्ण है। तो आपको वो ऐसे पढ़ने चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है उसके, हर टॉपिक पे उसने लिखा है। जैसे अपने सिलेबस में भी है, कौन सा, ऑफ स्टडीज़, हमने स्टडी के बारे में पढ़ा था। तो उसी तरह से और भी कई टॉपिक्स पर उसने ऐसे लिखे हुए हैं। बेकन्स मास्टरपीस वर्क, ये बाकी अदर वर्क्स हैं उसके। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोम ऑर्गेनम, इंस्टोरेशियो मैग्ना, द ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रू फिलोसफी, द न्यू अटलांटिस। इसमें से 2-3 आप कोई भी याद कर लेना और लिख के आप ज़रूर आना। ही रोट एसेज ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। अब उसने एसेज जो लिखे हैं वो कई टॉपिक्स पे लिखे हैं, जैसे स्टडी हमने पढ़ा है, ऑन ट्रुथ भी है, ऑन रिवेंज है, ऑन फ्रेंडशिप है, ऑन सिमुलेशन एंड डिससिमुलेशन है, ऑन मैरिड एंड सिंगल लाइफ है। इस तरह से काफ़ी एसेज उसने लिखे हैं, लगभग ये 40+ एसेज हैं उसके। तो आपको कभी टाइम मिले तो इन एसेज को पढ़ना ज़रूर, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग एसे हैं उसके। आगे हमारा जो टॉपिक है वो आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल। इसमें देख लेते हैं, द इंग्लिश नॉवल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नॉवल जो है लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नॉवल इतनी पुरानी नहीं है, शुरुआत हुई थी पोइट्री से, फिर प्लेज लिखे गए, फिर प्रोज लिखी गई, उसके बाद नॉवल लिखी जानी शुरू हुई। और नॉवल मेनली लिखी गई है ये 17वीं सेंचुरी के बाद। उससे पहले नॉवल का अस्तित्व नहीं था। कुछ एक ऐसे काम हुए थे जिनको नॉवल की कैटेगरी में या नॉवल के प्रीकर्सर के रूप में मान सकते हैं कि वो नॉवल की शुरुआत लगभग हो गई थी। थोड़े थोड़े नॉवल के अंश देखने को मिल जाते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नॉवल देयर वर सम राइटर्स हु इंडिकेटेड सम साइंस ऑफ नॉवल इन देयर वर्क्स। तो जब नॉवल शुरू नहीं हुई थी उससे पहले कुछ राइटर ऐसे थे जिन्होंने अपने कार्यों में नॉवल के साइन दे दिए थे। उनके कार्यों में झलक मिल रही थी कि ये आगे जाके नॉवल आने वाली है, इसी तरीके की, इसी तरह के वर्क्स जो है और आने वाले हैं। दिस कैन बी रिगार्डेड एज अर्ली नॉवलिस्ट। तो इन राइटर्स को हम अर्ली नॉवलिस्ट बोल सकते हैं। सम ऑफ देम एंड देयर इंपॉर्टेंट वर्क्स आर फॉलोइंग्स। तो वही बात आ गई, हमें राइटर्स का पता होना चाहिए, उनके वर्क्स का पता होना चाहिए। लिटरेचर में यही चीज़ मायने रखती है, सारे राइटर्स और उनके मेजर वर्क्स आपको पता होने चाहिए, और उन मेजर वर्क्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट राइटर है जॉफ्री चौसर, इसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। इसी ने शुरुआत की थी आज जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें लिखने की, सन 1300 के आसपास, 14वीं सदी में, 14वीं सेंचुरी में। तो उसके जो ऐसे वर्क जिनमें नॉवल की झलक मिलती है वो ये है कैंटरबरी टेल्स और लेजेंड ऑफ गुड वुमन। आप ये 2 ही याद रख लेना, काफ़ी चीज़ें लिखी थी इसने, लेकिन जो 2 एक बार आपके लिए बहुत है। दूसरा टॉमस मैलोरी। टॉमस मैलोरी ने क्या लिखा, मॉर्ट डी आर्थर। तो ये भी एक आर्थर राजाओं की जीवनी थी, आर्थर वंश हुआ था इंग्लैंड में, तो उनकी जो जीवनी थी, तो इसमें भी नॉवल के थोड़े थोड़े अंश हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है जॉन लिली। जॉन लिली ने लिखा यूफ्यूज़, ये भी एक स्टोरी थी। द अनाटॉमी ऑफ विट 1578 में लिखा है, याद रखना, जॉन लिली को रेड में करना था। फिर आता है फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं,
इसने एक और चीज़ लिखी है आर्केडिया, हम ऊपर याद कर रहे हैं, इसका पूरा नाम ये है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, वो ये फुल नेम है उसका। आर्केडिया भी आप लिख सकते हो 1581 में। जॉन बैनियन, ये मिल्टन का समकालीन था, तो इसने बहुत अच्छी एक बुक लिखी है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये आपको याद रखनी है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियन की लिखी हुई है। इसको नावल की कैटेगरी में डाल सकते हैं या नावल के प्रीकर्सर के रूप में हम इसको मान सकते हैं। हालांकि जो मॉडर्न नावल है उसके जैसे तो ये नहीं है, तो नावल की तरह इसमें कहानी बताई गई है। दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज़ टू कम, आप इतना याद रखें ना, द पिलग्रिम प्रोग्रेस, इसका पूरा नाम है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज़ टू कम, कि इस संसार से आने वाले संसार की ओर यात्रा। तो ये एक रिलीजियस वर्क है ये। इसमें पिलग्रिम के बारे में बताया जाता है, हम सभी पिलग्रिम हैं और हम सभी ऐसी यात्रा कर रहे हैं जो हमें अगले संसार की ओर ले जाती है, तो हमें कैसे कैसे काम करने चाहिए ये बताया है, ताकि आने वाला जो संसार है हमारा वो अच्छा मिले हमें। अब आते हैं असली नावलिस्ट, जो बाद में जिन्होंने नावल लिखनी शुरू की, लेटर नावलिस्ट बोलते हैं इनको, डैनियल डेफो। डैनियल डेफो एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर है इंग्लिश लिटरेचर में नावलिस्ट के रूप में। तो ही हैज़ बीन सीन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश नावल, तो यह सबसे पहला प्रोपोनेंट था। प्रोपोनेंट का मतलब होता है प्रतिपादक होता है, जो किसी चीज़ को शुरुआत करता है, उसको इंग्लिश नावल की शुरुआत करने वाला ये सबसे पहला आदमी माना जा सकता है। एंड हेल्प टू पॉपुलराइज द फॉर्म इन ब्रिटेन, इसने उस फॉर्म को, इस नावल की जो फॉर्म थी उसको पॉपुलराइज करने में हेल्प की। इसके मेजर वर्क्स आप याद रख लेना क्या क्या है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले और करियर बनाना है इसको तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। रॉबिन्सन क्रूजो, ये इसका फेमस वर्क है। इसमें क्या दिया इसने, इट रिलेट्स द स्टोरी ऑफ ए मैन शिपरैक ऑन ए डेजर्ट आइलैंड। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपना जहाज़ लेकर के निकल पड़ता है, लेकिन उसका जहाज़ जो है वो डूब जाता है, शिपरैक हो जाता है, और फिर वो एक ऐसे आइलैंड में पहुंच जाता है जहाँ पे और कोई नहीं होता, वो अकेला ही होता है। वहाँ वो 23-24 साल बिताता है अपनी ज़िंदगी के, कितने 28 है, 28 साल बिताता है। एंड इस सबसीक्वेंट एडवेंचर्स, तो उसमें उसी का ही वर्णन है कि किस तरह से वो अकेला रहता है, किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज करता है, घर बनाता है, खाने की चीज़ों का इंतज़ाम करता है, और बाकी चीज़ें जो भी उसको, जब आदमी अकेला रह जाता है तो कितनी मुश्किलें आती होंगी, किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंट है उसका ये। कैप्टन सिंगलटन उसका दूसरा वर्क है। द नैरेटिव डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ द इंग्लिश मैन सिंगलटन, स्टोलन फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली एज ए चाइल्ड एंड रेज्ड बाय जिप्सीज। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतनी, आपको वर्क्स याद रखने ज़रूरी है। इसके अंदर थोड़ा बहुत आप 1 या 2 लाइनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, ये बहुत है। तो इसमें जो कहानी है, नैरेटिव है, वो एक इंग्लिश मैन की लाइफ है। सिंगलटन उसका नाम है, जिसको चुरा लिया गया है एक अच्छी फैमिली से। वो अच्छे घर में पैदा होता है लेकिन उसको चुरा लिया जाता है बचपन में ही, एज ए चाइल्ड में, और जिप्सी उसको रेज़ करते हैं। जिप्सी होते हैं बंजारे, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, वो चुरा लेते हैं और वो उनके साथ रहता है। इवेंचुअली मेकिंग इज़ वे टू द सी, और बाद में वो सी में चला जाता है, समुद्री यात्रा में चला जाता है। एडवेंचर स्टोरी हुज फर्स्ट हाफ कवर्स ए ट्रैवर्सल ऑफ अफ्रीका एंड सेकंड हाफ टैप्स इनटू द कंटेम्प्रेरी फैसिनेशन विद पायरेसी। तो ये बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है इसकी स्टोरी का। आपको बस इतना ही पता हो ना कि कैप्टन सिंगलटन की कहानी है, जो धनी परिवार में पैदा होता है और बाद में उसको चुरा लिया जाता है, इतना भी बहुत है एक बार के लिए। तो एडवेंचर स्टोरी है, तो पहले हाफ में तो अफ्रीका के जो यात्राएं हैं उसका वर्णन है, दूसरे हाफ में किस तरह से वो पायरेसी में लिप्त हो जाता है। पायरेसी होते हैं समुद्री डाकू, तो वो भी ये काम करने लग जाता है। अगला जो डैनियल डेफो का वर्क है वो है कॉलोनल जैक, ये 1722 में है। फॉलोज एन ऑर्फेंड बॉय फ्रॉम ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड क्राइम टू प्रोस्पेरिटी इन द कॉलोनीज। तो ये भी एक ऐसे ऑर्फन बॉय की कहानी है, एक अनाथ लड़के की कहानी है, जो पॉवर्टी से क्राइम में जाता है और क्राइम से प्रोस्पेरिटी की ओर चला जाता है, अपराध की दुनिया में जाता है, अपराध की दुनिया से वो बड़ा प्रॉस्पर हो जाता है, धनवान बन जाता है। मिलिट्री एंड मार्शल इम्ब्रोग्लियोज, तो तरह तरह की वो चीज़ें देखता है। मिलिट्री और मार्शल इम्ब्रोग्लियोज भी वो सामना करता है। इम्ब्रोग्लियो का मतलब समस्याएं। एंड रिलीजियस कन्वर्जन ड्रिवन बाय ए प्रॉब्लमेटिक नोशन ऑफ बिकमिंग ए जेंटलमैन। तो ये आप याद कर सको तो कर लेना, वरना कॉलोनल जैक तो आपको याद रखना ही है, डैनियल डेफो का वर्क है। मोल फ्लैंडर्स, ये भी डैनियल डेफो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। मोल फ्लैंडर एक लड़की की कहानी है, 1722 में आई है। अनदर फर्स्ट पर्सन पिकारेस्क नावल, ये पिकारेस्क नावल है। पिकारेस्क नावल वो नावल होती है जिसमें एक व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी की कहानी होती है, उसके एडवेंचर्स का वर्णन होता है, और वो जो आदमी होता है वो अपराधी टाइप का होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, आई का यूज़ किया हो गया, मैं के अकाउंट से इसमें लिखा गया है। लड़की जो है मोल फ्लैंडर्स खुद अपनी कहानी बताती है। फॉल एंड इवेंचुअल रिडम्पशन बोथ
मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ऑफ ए लोन वुमन इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड। तो 17वीं सदी की एक औरत की जो अकेली है, उसके मटेरियल और स्पिरिचुअल रिडेम्पशन की और उसके फॉल की कहानी है ये। ओके, नाम जरूर याद रखना। द टिटुलर हीरोइन अपीयर एज ए होर, बाइगेमिस्ट एंड ए थीफ। वो हीरोइन है जो जिसके नाम से ये नावल है, वो एक वोर है, एक बिगड़ी हुई लड़की है, बाइगेमिस्ट है जो कई शादियां करती हैं, और एक चोर भी है वो। अगली है रोक्सोना। तो डैनियल डेफो देखो कितना इंपॉर्टेंट राइटर रहता है, कितने फेमस वर्क्स हैं इसके, इसीलिए नावल की आधारशिला रखी है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। डेफो का जो फाइनल नावल है वो रोक्सोना है, द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस। ये भी एक लड़की कहानी है, विच नरेट्स द मोरल एंड स्पिरिचुअल डिक्लाइन ऑफ ए हाई सोसाइटी कर्टशियन। तो ये भी एक हाई सोसाइटी कर्टशियन के एक मोरल और स्पिरिचुअल डिक्लाइन की कहानी है। अगला जो राइटर आ जाता है वो है सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन जो है वो फेमस है अपनी एक नावल पामेला के लिए, नोन फॉर 3 एपिस्टोलेटरी नावल। इसने 3 एपिस्टोलेटरी नावल्स लिखी थी। एपिस्टोलेटरी नावल वो होती हैं जो किस्तों में आती थी, जैसे अखबारों में कई बार रोज़ाना छोटी छोटी कहानियाँ आ जाती है, वो क्रम से चलती रहती हैं, सीरियल वाइज आती रहती हैं, तो ऐसी नावल्स को हम एपिस्टोलेटरी नावल कहते हैं। इसकी एक तो ये पामेला थी और वर्च्यू रिवार्डेड, इसका पूरा नाम यह था, पामेला वर्च्यू रिवार्डेड। दूसरी उसकी नावल थी क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, और तीसरी उसकी नावल थी द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ये 3 नावल है उसकी, आपको नाम जरूर याद रखने हैं ये। ओके, आगे पामेला का थोड़ा सा डिटेल दिया गया, याद रख सको तो आप रख लेना। कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट ट्रू इंग्लिश नावल्स। तो इसको ट्रू इंग्लिश नावल माना जाता है, वास्तविक इंग्लिश नावल। डैनियल डेफो को तो माना जाता है, लेकिन उसके बाद पामेला ने और ज़्यादा सुधार किया उसमें, इसको बेस्ट मानते हैं। पामेला टेल्स द स्टोरी ऑफ ए 15-year-old मेड सर्वेंट। तो पामेला एक स्टोरी है 15 साल की काम वाली की, मेड सर्वेंट जो घर में नौकरानी होती है उसकी। उसका नाम होता है पामेला एंड्रूज, हुज एम्प्लॉयर मिस्टर बी ए वेल्दी लैंड ओनर मेक्स अनवांटेड एंड इनअप्रोप्रिएट एडवांसेस टुवर्ड्स हर। तो जो उस नौकरानी का जो मालिक होता है, जिसका नाम मिस्टर बी होता है, वो बहुत ही धनी होता है और वो उस पर बुरी नज़र रखता है। उसके ऊपर उसके जो नीयत है उसके प्रति उसकी अच्छी नहीं होती है। आफ्टर वेरियस अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स एट सिडक्शन, ए सीरीज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ किडनैपिंग, द रेकिस मिस्टर बी इवेंचुअली रिफॉर्म्स एंड मेक्स पामेला ए सिंसियर प्रपोजल ऑफ मैरिज। तो वो बहुत प्रयास करता है सिडक्शन करने के, उसको यूज़ करने के, उसके साथ ये सेक्सुअल असॉल्ट भी करता है और काफ़ी किडनैप की भी कोशिश करता है, यानी उसको तरह तरह से प्रताड़ित करता है। लेकिन अंत में मिस्टर बी जो है वो सुधर जाता है, रिफॉर्म हो जाता है उसमें, और पामेला को एक ईमानदारी से एक प्रपोजल करता है उसको मैरिज के लिए, यानी वो सुधर जाता है। पामेला को इसमें एक बहुत पवित्र लड़की के रूप में दिखाया गया है, जो किसी भी तरीके से अपनी मर्यादा को बनाए रखती है, अपनी पवित्रता को बनाए रखती है। और मिस्टर बी के